Hello everybody. In this video I am going to share my trick to remember 14 principles of management given by Fuel. I will discuss these 14 principles in a very brief manner in this video, and for full elaboration I will come with my next video. These 14 principles of management are very important part of business studies curriculum in 12th class, and these principles have significance for examination as well as for project also, because many students make project on this topic also. So let's get started. Trick to remember हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बनाई है. हमारे पास ये एक डैड हैं और ये जो डैड हैं ये एक चीज़ के दीवाने हैं. अब वो चीज़ क्या है वो हम आगे देखते हैं. ये जो डैड हैं इन्हें समोसा बहुत पसंद है और समोसे के साथ सॉस मिल जाए तो क्या बात है. समोसे से ज़्यादा ये दीवाने हैं सॉस के. अब जो ये सॉस है समोसे के साथ इन्हें मिल जाए, सॉस चाहे चेरी की मिल जाए, सॉस चाहे टोमेटो की मिल जाए या किसी और चीज़ की सॉस मिल जाए, सॉस के ये दीवाने हैं. इतना ही नहीं, सॉस इन्हें पकोड़े के साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है. सॉस जब तक मतलब खाने में इनको फेवरेट इनकी डिशेस के साथ मिल ना जाए तब तक इनकी तसल्ली नहीं होती है. तो कंक्लूजन क्या निकला, डैड इज़ यूज़र ऑफ सॉस, क्योंकि सॉस इनको सैंडविच के साथ मिल जाए या फिर फ्रेंच फ्राइज़ के साथ मिल जाए, सॉस के बिना तो इनकी दाल ही नहीं गलती, इनका खाना हज़म नहीं होता है, सॉस इनको चाहिए ही चाहिए. अब मेन चीज़ क्या है, डैड इज़ यूज़र ऑफ सॉस में बेटा ये मैंने ऑफ जो है रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इस ऑफ को हमें इग्नोर करना है. और सॉस की स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस है. जो ओ है ओ की जगह ओ है, वैसे ओ की जगह ए होता है बट आपको ओ यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी. अब स्टोरी में जो ये डैड हैं असल में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जिस डैड का फर्स्ट लेटर है डी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन ऑफ वर्क को. हेनरी फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल दिया, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है, डिवाइड द वर्क इन स्मॉल पार्ट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. जब वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है और एम्प्लॉय को उसके इंटरेस्ट उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो वो वर्क असाइन किया जाता है, तो डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन आता है. उस काम को अगेन एंड अगेन जब वो करता है तो उस काम में उसे एक्सपर्टीज मिल जाती है. नाउ आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड डी रिप्रेजेंट्स हियर डिसिप्लिन. तो डिवीजन ऑफ वर्क को हम और पिक्चर से और अच्छी तरह से समझते हैं कि व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. आप ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया है. अब जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इनको अलग अलग डिवीजन में बांटने का मेन मकसद यही है कि काम जो है बहुत स्मूथली चले और जो गोल हैं ऑर्गेनाइजेशनल के वो अच्छे से अचीव हो सकें. जिस चीज़ में या जिस काम में स्किल्स है एम्प्लॉयज़ की, उसके अकॉर्डिंग ही उनको वर्क असाइन करना इसका मेन मोटिव होता है इस प्रिंसिपल का, डिवीजन ऑफ वर्क का. नेक्स्ट प्रिंसिपल था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन मीनिंग पहले हमें समझना ज़रूरी है कि अथॉरिटी क्या होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वर्क को टाइम पर पूरा करना और अच्छे से पूरा करने का ऑब्लिगेशन होता है क्या, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जो हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कंपेयर टू पावर ज़्यादा है। तो एज कंपेयर टू पावर अगर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि आप जो है काम को अच्छे ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। काम को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आपको पावर टू टेक डिसीजन होने चाहिए, और अगर आपको पावर ज़्यादा मिल जाए, इसका अपोजिट पे अगर हम ले लें कि हम ये सोचें कि पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी वो कम हो जाए, तो उससे भी क्या होगा? उससे भी क्या है, आप सिर्फ जिसको पावर ज़्यादा दी गई है वो क्या करेगा? मिसयूज़ करेगा अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी इतनी है नहीं, तो उससे क्या होगा? तब भी हमारे गोल जो हैं वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड अथॉरिटी एंड responsibility, and there must be balance between authority and responsibility. Now, discipline. According to this principle, rules, code of conduct should be followed in organization. अब जब रूल्स और रूल्स, ऑब्लिगेशंस और जो भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉलो होंगे तो सभी जो काम हैं वो कैसे चलेंगे? स्मूथली चलेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन वैसे फोर्सफुली भी हो सकता है और सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनमें सेल्फ डिसिप्लिन हो। हमें जो डिसिप्लिन है रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करवाने के लिए फोर्स का यूज़ या फिर उनको फोर्सफुली यूज़ नहीं करवाना चाहिए उन रूल्स को। वो खुद ही उन रूल्स को अच्छे से उनको इतना मोटिवेट किया जाए कि वो खुद ही इन रूल्स को पूरा करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कमिटमेंट किया है तो वो उस कमिटमेंट को फॉलो करें और जो रूल्स और रेगुलेशंस एम्प्लॉयज़ को बताए गए हैं वो उनको फॉलो करें। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आएगा। नाउ हमारी स्टोरी का मेन पार्ट डैड इज़ यूज़र ऑफ सॉस था, जिसमें डैड हमारा हो गया है। अब नाउ वी आर ऑन द इसमें आपका क्या है? आई जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रिंसिपल रिप्रेजेंट करता है इनिशिएटिव, एंड एस जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय शुड मोटिवेट टू टेक इनिशिएशन। अब वो किस चीज़ का इनिशिएशन ले? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड देयर सजेशन शुड बी वेलकम। मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई भी सजेशन दिया है तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, हमें उसके सजेशन को वेलकम करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। और जब हम उनके सजेशंस को वेलकम करते हैं तो उनके अंदर और अच्छे से काम करने के लिए फीलिंग आती है। तो एम्प्लॉय मस्ट बी, और वी कैन से एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड कि आप अपने सजेशंस दें। और दूसरी बात ये है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है बहुत स्मूथली और अच्छे से चलेगा। तो इसलिए अगर हायर अथॉरिटी हैं, कोई प्लान्स बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो उसमें भी हो सकता है ऐसे वर्कर्स के लीडर को उसमें शामिल कर लिया जाए उस प्लान और पॉलिसी को क्रिएट करते समय। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि वी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो होगा। नाउ वी हैव डन नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हमने स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज में लिया था, एस को रिप्रेजेंट किया था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ने। तो यहाँ पे वर्ड, पहले आपको टेन्योर थोड़ा सा मैं क्लियर करा दूँ। जो वर्ड टेन्योर है हमारा, टेन्योर का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो टेन्योर है किस टाइम पीरियड को बता रहा है? वो टाइम पीरियड बता रहा है कि जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहना चाहिए। ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो कि एम्प्लॉय ही खुद क्विट करना चाहे, या ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉय को जल्दी से बाहर निकाल दे। एटलीस्ट एम्प्लॉय शुड गिवन टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से सिस्टम होना चाहिए कि कुछ टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए, और ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए। और अगर कोई भी काम वो कर रहा है तो उसको काम को करने के लिए कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। ये नहीं कि जल्दी से हमें अच्छा नहीं लगा एम्प्लॉय और हमने उसे उठा के बाहर कर दिया, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना कोई मोटिवेशन है, ना ही आगे कोई करियर के लिए कोई आगे अपॉर्चुनिटी है, एडवांसमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, और ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं। तो ये भी हमारा क्या है, जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो नहीं होगा। तो इन दो नेगेटिव सिचुएशन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। और इसी को हम दूसरे तरह से भी प्रिंसिपल को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं। नाउ डैड इज हमारा हो गया। नाउ हम लेंगे यूज़र। यूज़र में जो यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिटी ऑफ कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर चेन को, ई इक्विटी, आर रेम्यूनरेशन।